नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। वक्त हो गया है प्राइम डिबेट का। एक बार फिर से पूरे राज्य में वक्फ बिल पास होने के बाद से चारों तरफ दंगा और फसाद देखने को मिल रहा है। और ना सिर्फ ये एक राज्य में या फिर किसी एक जिले में देखने को मिल रहा है, बल्कि पूरे भारत में ये दंगा और फसाद देखने को मिल रहा है। जिस तरह से वक्फ बिल में संशोधन किया गया, उसके बाद से 3 और 4 अप्रैल को ये राज्यसभा और विधानसभा से पास, जिस तरह से ये दोनों ही सदनों से जिस तरह से ये पास हुआ, और ऐसे में अगर बात कही जाए तो जिस तरह से ये बिल पास होने के बाद से हंगामा लगातार मचता हुआ जा रहा है, हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जो बीते दिन बंगाल में लगातार हिंसा और फसाद हुआ है। ऐसे में जिस तरह से आगजनी की गई, पथराव किए गए, कई पुलिस कर्मियों को भी घायल किया गया बंगाल में। बंगाल से पहले मणिपुर में भी धरना प्रदर्शन दिया गया, सिर्फ और सिर्फ वक्फ बोर्ड को जिस तरह से उसमें संशोधन किया गया, बिल पेश किया गया है। ऐसे में पूरे राज्य में इसको लेकर तहलका मचा हुआ है। तो वहीं कुछ ऐसे भी मुस्लिम समुदाय हैं या फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में विपक्ष इस पूरे मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है और ऐसे में लगभग 12 से 15 सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर दी गई हैं इसको लेकर कि इस बिल को वापस लिया जाए या फिर इस पर सुनवाई की जाए। कहा यह भी जा रहा है कि 15 तारीख के बाद से, यानी कि 15 अप्रैल के बाद से सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर सुनवाई भी कर सकती है। ऐसे में लगातार एक से बढ़कर एक बयानबाजियां सामने आ रही है। सबसे पहले आप वो आरोप और प्रत्यारोप सुनिए। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को जलील और रुस्वा करना है, मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। सर, अगर आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो महात्मा गांधी उस वक्त के व्हाइट अफ्रीका में सफेद फम अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सर, देख रहे हो, यहां पर भी निषाद राज की पौराणिक भूमि पर कब्जा और जगह जगह शहरों पर भी वक्फ के नाम पर कब्जे किए गए। अब तो हम प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। देखा ना, वक्फ बोर्ड ने कैसा मनमानापन उस समय बयान दे रहे थे। जब हम कुंभ का आयोजन करने जा रहे थे, उस समय वो बयान दे रहे थे कि प्रयागराज में कुंभ की भूमि भी वक्फ की भूमि है। अबे, हमने कहा ये बोर्ड क्या भूमाफिया बोर्ड हो गया क्या? भूमाफिया प्रदेश में नहीं चल सकते। माफियाओं को तो हम पहले ही विदा करा चुके हैं प्रदेश से। अब उत्तर प्रदेश में माफियागिरी नहीं चलेगी। मैं जैसे उदय प्रताप जी की चंद पंक्तियों से अपनी बात शुरू करूंगा। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो आकर मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती, जो नदियां मिल गई इसमें वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। मान्यवर, हम लोग बचपन से एक शब्द सुनते आए, सरकार माई बाप। सरकार माई बाप यानी कि जो सरकार होती है वो लोगों की माई बाप होती है, मां की तरह ख्याल रखती है, पिता की तरह ख्याल रखती है। लेकिन अगर कोई सरकार अपने बच्चों को उसका गला घोटने पे उतारू हो जाए तो वो फिर सरकार निष्पक्ष सरकार नहीं है मान्यवर। वो सौतेली मां है, वो सौतेली मां है, उसका व्यवहार सौतेला है। और आज आप जो काम कर रहे हैं इस बिल के माध्यम से, आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए संविधान की हत्या कर रहे हैं। देखिए, आप लोगों को दिल में दुख हुआ है वॉका प्रॉपर्टी के लेके। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। आप लोगों ने ये मैसेज दीजिए कि सबको एक साथ में रह के बचना है, जियो और जीने दो।
इसके लिए बेसब्र होने का बात नहीं है, और जो रहेगा उसको प्रोटेक्शन देना हमारा काम है। इसी के लिए आप लोगों को भी कोई आप लोगों को भी पॉलिटिकली उस्काता है, प्रोवोकेटिंग that you should assemble and launch a movement. I will appeal to all of you not to do it. Please remember, when Didi is here, Didi will protect you and your property. Don't distrust. Let us trust each and everybody. If we are together, then we can win everything. We can conquer the world. तो जिस तरह से आपने देखा कि पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर किस तरह से वार करते हुए नजर आ रहे हैं, योगी आदित्यनाथ या फिर यूं कहा जाए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेतृत्व है उनकी तरफ से ये लगातार बयान देखने और सुनने को मिल रहा है कि इस बिल में जो संशोधन किया गया है सिर्फ और सिर्फ जेपीएस की बैठक के बाद किया गया, यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट जो कमेटी है इसकी बैठक के बाद किया गया, सभी की राय को लेकर किया गया है। और इस कानून में जो भी संशोधन हुआ है सिर्फ और सिर्फ वही संशोधन हुआ है जो इस कानून और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ है। ऐसे में जहां पहले ट्रिब्यूनल का पहला और आखिरी फैसला माना जाता था अगर वक्फ में कोई भी केस दर्ज करता था या फिर याचिका दर्ज कराता था, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला नहीं माना जाता, तो सुप्रीम कोर्ट तक वो मामला जाता ही नहीं था। ऐसे में अब आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का माना जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ विपक्ष का ये कहना है कि मुस्लिम समुदाय के साथ भेदभाव हो रहा है, मुस्लिम समुदाय के जो धार्मिक स्थल हैं या फिर जो धार्मिक भावनाएं हैं उन्हें ठेस पहुंचाया जा रहा है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का भी बयान आपने सुना कि किस तरह से ममता बनर्जी ने बयान दिया है कि इसके लिए चाहे मुझे अकेले चलना पड़े या फिर जो भी हो, जियो और जीने दो का वो नारा दे रही है कि कभी भी बंगाल में इस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। पूरी तरह से उन्होंने मैसेज दे दिया है। बीते दिन रात को मुर्शिदाबाद में जिस तरह से जो घटना हुई, आगजनी हुई, कई गाड़ियां फूकी गई, पुलिसों पर भी वार किया गया, सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल उठाता है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री उस हादसे के बारे में जिक्र ना करके सीधे तौर पर वक्फ बिल पर वो बात करते हुए नजर आ रही है, जिस बिल की वजह से यह हंगामा बीते दिन पश्चिम बंगाल में हुआ है। ये जो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वही तस्वीरें हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर जम्मू कश्मीर में भी इस बिल को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, झड़प हो रहा है। 3 दिन से जम्मू कश्मीर के विधानसभा में इसको लेकर लगातार हंगामा मचता हुआ नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अगर बात कही जाए तो लगातार इसको लेकर जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा है और कई ऐसी चीजें सामने आ रही है जो अपने आप में बहुत बड़ा एक सवाल खड़ा कर रही है कि वक्फ बिल पास होने के बाद से, सभी की मंजूरी मिलने के बाद से फिर क्यों याचिका दायर की जा रही है या फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाने की बात कही जा रही है। वहीं इस पूरे मामले पर हमारे साथ फिलहाल 2 मेहमान जुड़ चुके हैं। यश भारती जी जुड़ चुके हैं समाजवादी पार्टी से और प्रवक्ता युवा कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुंदरम पाठक जी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। बाकी इसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और इस पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मैं सुंदरम जी से लूंगी। सुंदरम जी, जिस तरह से ये जो बवाल मच रहा है, पश्चिम बंगाल हो या फिर उत्तर प्रदेश हो या फिर मणिपुर हो, कई ऐसे राज्य हैं जो आगजनी में जा रहे हैं, कई ऐसी चीजें जो नुकसान हो रही है। अगर वक्फ बिल पास हो गया है सभी की राय मंजूरी के बाद, तो इस तरह से दंगा फसाद करने से क्या फायदा है सर? मुस्लिम समुदाय के भी तो कई ऐसे पक्ष हैं जो इस बिल का सपोर्ट कर रहे हैं, जवाब दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और जितने भी श्रोता जुड़े हैं सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। देखिए, आपका सवाल है कि जिस तरीके से हर प्रदेशों में हिंसा हो रही है, तो मैं गांधी जी के रास्ते पे चलने वाला व्यक्ति हूं। मैं कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करूंगा। और जिस तरीके से विपक्ष ने और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका को लेकर गई है, जिस तरीके से ये गलत, देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ है कि भाजपा झूठा प्रचार बहुत ज्यादा फैलाती है। भाजपा वक्फ को लेकर एक सबसे बड़ी बात को फैलाया, जो वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई भी व्यक्ति कोर्ट नहीं जा सकता है, जो ये गलत, वो सबसे बड़े एजेंडे केंद्रीय मंत्री जैसे लोग इन बातों को लेकर बहुत ज्यादा किए कि इस तरीके की बात नहीं हो सकती है। लेकिन सच आखिर क्या है कि सच ये है कि एक्ट 1995 की धारा 83 के 9 के तहत आप किसी भी कोर्ट में जाकर आप इसकी बात कर सकते हैं और अपना पक्ष रख सकते हैं और न्यायालय आपको सुनेगी। दूसरी तरफ ये एक और बात, सिर्फ मुस्लिम के लिए काम करता है, हिंदुओं के लिए भेदभाव करता है, लेकिन सही क्या है कि हर धर्म के लिए अपनी अपनी ट्रस्ट है। जैसे सनातन धर्म के लिए जगन्नाथपुरी ट्रस्ट है, वैष्णो देवी ट्रस्ट है, तो इस तरीके की ये सब है।
तो देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से बातों को घुमा रही है। मेरा मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपको लाना है बिल, बहुत बढ़िया बात है, आपको जो लाना है आप लाइए, लेकिन पहले जनताओं के बीच में अगर इस तरीके की आप ये इस बात को फैलाइए कि आखिर फैक्ट क्या है, सही क्या है, आप इसको फैलाइए तब जाकर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, सुंदरम जी गलत वो प्रचार पॉइंट्स खुद कर रही गिनाइए। है। सुंदरम जी वो पॉइंट्स गिनाइए जो आपको लगता है कि इस संशोधन में गलत ये संशोधन किया गया है। वो पॉइंट्स बताइए जो सबसे बड़ा विपक्ष को लग रहा है कि गलत संशोधन हुआ है, बताइए। देखिए जिस तरीके से वक्फ बोर्ड जो चल रही है ये बात, इसको लेकर देखिए यहाँ पे भाजपा जो ये दिखा रही है कि हम 2 महिलाओं को लेना चाह रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी इसमें हो चुका है कि 2 से अधिक महिलाओं हमने रखा था। तो विभिन्न तरीके की ऐसी बातें आ रही है, जैसे कि आप बताइए कि सरकार कह रही है कि हम संपत्तियों को अपने कब्जे में लेकर फिर हम उस पर गरीब मुसलमानों को देंगे। तो एक बात बताइए कि आप उस संपत्ति को लेकर आप गरीब मुसलमानों को किस तरीके से आप दे सकते हैं। और तीसरी बात, आप जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये बात फैला रही है कि आप किसी भी संपत्ति पे वक्फ बोर्ड अपना हाथ रख दे तो वो संपत्ति वक्फ बोर्ड की हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। 1995 की धारा 83 के 9 के तहत आप जो जमीन पे कब्जा अगर वक्फ बोर्ड दावा कर रही है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट में जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि मैं कहीं भी हिंसा का समर्थन नहीं कर रहा हूं और मैं कोर्ट का रास्ता अपनाया हूं, और यकीन है हमें न्यायालय पे भरोसा है कि न्यायालय हमें जो सही फैसला होगी वो फैसला हमें देगी। जनता पार्टी के प्रवक्ता विवेक श्रीवास्तव जी भी जुड़ चुके हैं। विवेक श्रीवास्तव जी से भी मैं जवाब ले लेती हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पर सुंदरम जी ने पूरा का पूरा वार किया, तो इसमें विवेक श्रीवास्तव जी का जवाब अहम माना जाएगा। विवेक श्रीवास्तव जी, सुंदरम जी का जवाब आपने पूरा बाकायदा मुझे लगता है सुना है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का ये कानून पेश की है और सिर्फ जमीन हड़पने के लिए ये सारी चीजें की गई है, और बाकी उन्होंने और क्या कुछ आरोप और इल्जाम लगाए आपकी पार्टी पे बखूबी आपने सुना है। सबसे पहले तो आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद से मैं दंगा फसाद पे आऊंगी। देखिए अनन्या जी, कांग्रेस ने इस वक्फ बोर्ड के एक्ट में अमेंडमेंट किया, उसके परिणाम स्वरूप स्थितियां बिगड़ी। वक्फ जिसको अपनी संपत्ति घोषित कर देता था उसके खिलाफ लोकल अदालत में कहीं कोई अपील नहीं होती थी। किसान हो चाहे जो भी हो उसको वक्फ ट्रिब्यूनल में लड़ने के लिए आना पड़ता था। गाजियाबाद जैसे सुदूर क्षेत्रों से लोग यहाँ लखनऊ वक्फ ट्रिब्यूनल के चक्कर लगाने के लिए बाध्य होते थे। और ये तो एक प्रदेश का किस्सा मैं बता रहा हूँ, ये पूरे देश का इसी तरह के किस्से हैं। जो लोग आज चिल्ला रहे हैं वक्फ की संपत्तियों पर वही सबसे ज़्यादा कब्जा करके बैठे हैं। गरीब मुसलमान इन संपत्तियों के लाभ से बेदखल है। जिस तरीके के कागजात लोग लेके आते हैं, देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के पहले यहाँ अंग्रेजों का शासन था, उसके पहले दिल्ली पे से लेके और उत्तर भारत तक मराठों का कब्जा था, उसके पहले मुगल शासन था। संपत्ति के कागजात किसी के पास कुछ नहीं है। आप लखनऊ में घूम के देख लीजिए, जगह जगह मस्जिदें मज़ारें बनी हुई हैं। रेलवे लाइन के बीच में मज़ार प्रकट हो गई है। कैंटोनमेंट एरिया में मस्जिद बनी हुई है, मज़ार बनी हुई है। इलाहाबाद में हाई कोर्ट परिसर में मज़ार बनी हुई है। तो वहाँ क्या हुजूर वहाँ क्या मुकदमा लड़ते लड़ते मर गए थे क्या, जो हमें मज़ार बनवा लिया, या रेलवे ट्रैक के बीच मर गए थे यहाँ जो मज़ार बन गई। अच्छा, मज़ार तो मज़ार अनन्या जी, वहाँ मज़ार और मस्जिदों के नीचे आप देखिएगा कि तमाम धंधे चालू हो जाते हैं, दुकानें खुल जाती हैं। बिजली कनेक्शन, वाटर कनेक्शन मस्जिद के नाम पे या मज़ार के नाम पे, उसके नीचे मोटर मैकेनिक की दुकान, फोटो स्टेट की दुकान, टाइप की दुकान, दुनिया भर की दुकानें चल रही है। ये जो धर्म के आड़ में धंधा करने वाली बातें हैं और सरकार को टैक्स के नाम पे ठेंगा दिखाने वाली बातें हैं, ये क्यों है भाई? अगर वो पैसा वक्फ बोर्ड के खाते में जाए, वक्फ बोर्ड की आमदनी बढ़े, उसका गरीब मुसलमानों तक लाभ पहुँचे, भारत सरकार का ये प्रयास है, तो इसमें किसी के पेट में दर्द नहीं होना चाहिए।
जिन लोगों का कब्जा है, मैं आज ही सुन रहा था, ओवैसी साहब का वहाँ करोड़ों की संपत्ति पे कब्जा है हैदराबाद में, मदनी साहब का, इन तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम जो इसमें ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, वो सब वक्त की संपत्तियों को कब्जा कर करके बैठे हैं। बड़े नामचीन लोग हैं, बड़े बड़े उनके बंगलों हैं, बड़े बड़े इलाकों में वो रिहायशी कर रहे हैं। आखिर गरीब मुसलमान को इसमें क्या मिल रहा है? गरीब मुसलमान आज भी मोटर मैकेनिक की दुकान पे, नाऊ की दुकान पे, दर्जी की दुकान पे उस्तूरा चलाते या कैंची चलाते दिख रहा है। हैंड टू माउथ है, सवेरे कमाता है, शाम को उसके घर रोटी बनती है। ना कमाए तो उसके यहाँ चूल्हे ना जलें। ये तो भला हो मोदी जी का कि जो 80 करोड़ लोगों को जो राशन मुहैया करा जा रहा है उसके लाभ के तहत आज सबके यहाँ चूल्हा जल रहा है। नहीं, जब कांग्रेस की सरकार थी तो रोज अखबार में छपता था कि फला परिवार की भूख से मौत हो गई। ठीक है, तो आज अगर इसका लाभ, हमारी योजनाओं का लाभ सबको मिल रहा है, उससे गरीब मुसलमान भी आच्छादित हो रहा है। तो इसमें जिन लोगों के पेट में दर्द है उनकी सबकी जब फहरिस्त आप जांच करा लीजिएगा तो सब कहीं ना कहीं वक्फ संपत्तियों पर कब्जेदार हैं, इसीलिए ज्यादा चिल्ला रहे हैं। ठीक है, इसका जवाब एक लाइन में जल्दी से आप सुंदरम जी दे दीजिए, उसके बाद से सीधे मैं लौटूंगी सपा के जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए यश भारती जी, उनसे जवाब लूंगी, फिर सुनील जी के पास लौटूंगी। देखिए जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी बात को रखा है, तो वो डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग वक्फ की संपत्ति पे कब्जा या विभिन्न प्रकार के जो लोग विरोध कर रहे हैं, उन्होंने बोला विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि गरीब मुसलमानों को उनका हक मिल रहा है। देखिए, तो हम इस पे एक प्रश्न पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से और हमें उम्मीद है कि वो जवाब देंगे। वक्फ के जो चेयरमैन होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करती है? इस सवाल का जवाब हमें उनसे चाहिए। ठीक है, इसका जवाब आप दे दीजिए सर। देखिए, वक्फ का जो चेयरमैन होता है उसकी नियुक्ति प्रदेश सरकार करती है और उसी वक्फ बोर्ड में से मेंबरों में से होता है नियुक्ति, कोई बाहर से ला के नहीं बैठा दिया जाता। और देखिए, जहाँ तक कब्जे का सवाल है, पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर जी ने खड़गे साहब का नाम लिया, कांग्रेस क्यों नहीं उस पर आगे आके सफाई देती कि खड़गे साहब ने कब्जा नहीं किया है वक्फ की संपत्ति पे? कर्नाटक में तो वक्फ की संपत्ति में खड़गे साहब का भी नाम आता है, क्यों नहीं आप सफाई देते आगे आके? तो समस्या ये है कि विपक्ष के लोग या तो खुद कहीं कब्जा करके बैठे या कब्जेदारों को इनका परोक्ष समर्थन है। ठीक है, इसलिए पेट में दर्द ज्यादा है। ठीक है, सुंदरम जी आपको जवाब मिल गया है। देखिए, अभी इन्होंने कहा कि राज्य सरकार नियुक्ति करती है, तो पिछले 11 सालों से सरकार किसकी है? उत्तर प्रदेश में खुद 25 साल के आसपास से वक्फ के चेयरमैन बदले नहीं गए हैं। तो ये एक तरफ से कह रहे हैं कि जो भी पैसे भी आ रहे हैं, जो भी संपत्तियां हैं, वो पैसे वक्फ की आ रही है और वो गरीब मुसलमानों तक नहीं पहुंच रही है। तो इसका मतलब जहां भी पूरे भारत में सबसे ज्यादा राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो क्या वहां के चेयरमैन और भाजपा के लोग मिलकर इस पैसा का गबन करते हैं? ठीक है, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी। उसके पहले मैं जाती हूँ यश जी के पास। यश भारती जी, आपसे तो सवाल मेरा यही रहेगा कि जिस तरह से वक्फ को लेकर जो दंगा फसाद किया जा रहा है, ऐसे में समाजवादी पार्टी इसको किस नजर से देख रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथी को मैं सुन रहा था और बहुत अच्छी बात कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल लाइन और लाइन पे ही बात कर रहे थे, जो उनकी विचारधारा बिल्कुल नहीं डगमगा रही। लेकिन ये बिहार से सांसद हुआ करते हैं बगुसराय से, शहाबुद्दीन साहब 2010 में सदन में ये कहते हैं कि सरकारी संपत्ति जो बनाए बैठे वक्फ बोर्ड की जमीन पे, यानी वक्फ बोर्ड की जमीन पे जो सरकारी कार्यालय खुले हुए हैं, सरकार ने जो कब्जा करके रखा है, वो आप हमें दे दीजिए, मुसलमानों पे कोई एहसान मत कीजिए, बस वक्फ बोर्ड की जमीनों पे जो सरकारों ने कब्जा करके रखा है वो हमको दे दीजिए, हम अपना अच्छा बुरा हमको समझिए। ये भारतीय जनता पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, पूर्व भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के पटना में मंत्री रहे शहाबुद्दीन साहब कह रहे। अब इसके बाद मैं इनका कद क्या समझू, ये जो सज्जन बोल रहे हैं या और जो भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे हैं? शहाबुद्दीन मुसलमान भी हैं, अब गरीब है कि अमीर है, भारतीय जनता पार्टी तय करे जिस तरीके से गरीब मुसलमानों की दुहाई लगातार दे रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरीके से गरीब मुसलमानों की बात कर रहे हैं, बार बार गरीब कह रहे हैं और ये कह रहे हैं 80 करोड़ लोग को राशन दे रहे हैं,
हम मान लेते 80 करोड़ पे राशन, 140 करोड़ की आबादी, 150 करोड़ की आबादी में 60 करोड़ और 70 करोड़ लोग भी आप आत्मनिर्भर बना पाए, बाकी सब आपके राशन पे निर्भर हो गए। ये उपलब्धि है आपके 10 साल की मोदी सरकार की। यही आंकड़े बताना चाहते हैं आप, जिसको अपनी उपलब्धियां बता रहे हैं, ये तो नाकामयाबी। विश्व में भारत का भुखमरी में स्थान लगातार बढ़ता चला जा रहा है। हमसे बेहतर स्थिति में पाकिस्तान है, हमसे बेहतर स्थिति में बांग्लादेश है, हमसे बेहतर स्थिति में नेपाल है, और हम उनसे भी नीचे स्थिति में आ रहे हैं भुखमरी में। पाकिस्तान का नाम कुपोषण आपने में। सर लिया है, सर आपने पाकिस्तान का नाम लिया है। मैंने पाकिस्तान का भी लिया, अनन्या जी, नेपाल का हमारे भी मित्र लिया, अपडेट बांग्लादेश नहीं का है। भी ठीक लिया, है, बाकी श्रीलंका का भी ले रहा हूं। बाकी देशों का तो आपने नाम लिया, लेकिन पाकिस्तान पे मैं सवाल करूंगी सर, किस हिसाब से आपको लगता है कि भुखमरी में पाकिस्तान से भी नीचे हैं हम लोग? देखिए, हिसाब किताब तो आपने भी नहीं बनाया, मैंने भी नहीं। तो सर हम बोल भी तो नहीं रहे हैं ना, आप तो गलत बात ये बोल रहे हैं ना कि सुनिए पाकिस्तान ना, से भी अरे नीचे हैं। मैडम, जी अरे मैडम, इतनी नाराजगी, सर, बिल्कुल नाराजगी है, बिल्कुल अनन्या, नाराजगी है ना जिसका सर, जवाब हमें मौका यहाँ पे दीजिए। बात सही मतलब रखने हम के लिए। पाकिस्तान से बुरी स्थिति में है, इस पे शर्म आने की जगह हम अपनी नाराजगी दे करके हम अपनी नाकामयाबी छुपा लेंगे। ठीक है, मौजूदा सरकार भारतीय जनता जो- पार्टी की है, जवाब देने के लिए अपना हाथ ये उठा रही, इन्हीं से जवाब ले लेती हूँ, किस तरह से पाकिस्तान से नहीं तो नीचे पहले जवाब मेरी ले बात लीजिए। खत्म होने देंगे, और अगर आपको मेरी जवाब की आवश्यकता नहीं है तो मैं नमस्ते कर लेता हूँ, आप अपने आपस में चर्चा करा लीजिए। सबसे पहली बात सर, अगर सवाल आप रख रहे हैं तो जवाब मैं इन्हीं से लूंगी, और इनसे जवाब लेने के बाद बात आप ही के पूरी- पास लौटूंगी। बात आप भी पूरी बात आने को तो दीजिए, समझिए ना। अभी तो वक्फ बोर्ड पे बोला ही नहीं मैं। अब पाकिस्तान का जवाब ले लीजिए, वक्त का तो आपसे मैं जवाब लूंगी ना कि समाजवादी पार्टी फिर इसमें किस तरह नमस्ते से कर भूल लेते हैं करनी। मैडम, आप ही चर्चा करा लीजिए अपनी सुविधा के ठीक है हिसाब सर, से। आप जा सकते हैं, अगर आपको लग रहा है इस तरह की चीजें तो आपको आप बुरा जा लग सकते गया हैं। पाकिस्तान से रिश्ते जिनके नरेंद्र मोदी जी जाके बिरयानी खाते हैं, माँ के लिए साड़ी लाते हैं, तब बड़ा अच्छा लग रहा था। जवाब लेने में आपको डर क्यों लग रहा है और दर्द क्यों हो रहा है? जवाब तो मैं अरे ले रही मैं हूं। डरूं किससे मैडम? ना तो आपसे फिर डरूं, ना आप आपके नमस्ते चैनल क्यों से कर डरूं। रहे हैं सर? नमस्ते तो आपने किया ना, नमस्ते जवाब इसीलिए ले कह रही रहा हूं। हूं कि आप जब चर्चा के लिए बुलाते हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं चर्चा हमने होने दे रहे? भाजपा को सुना, हमने कांग्रेस को जहां सुना, पे हमने भारतीय आपकी बात जहां को पे सुना। भारतीय जनता पार्टी हमारी बात सुनते ही जहां आप पे भड़क भारतीय गई। जनता पार्टी या फिर कांग्रेस या फिर वरिष्ठ पत्रकार अगर इस तरह से चीजें लाएंगे तो मैं सीधे आपके पास आऊंगी, सीधे जवाब लूंगी, इंतजार नहीं करूंगी कि उनको मैं 10 मिनट का वक्त दूं, जवाब लूंगी वहां पे। लेकिन यहाँ बात पे हमारी नहीं आने टाइम देंगी ड्यूरेशन आप। में नहीं बंटवारा कर रही हूँ। हमारी बात नहीं आने देंगी। बिल्कुल आने दूंगी सर, बिल्कुल आने है ना? दूंगी, अनर्गल कुपोषण बातें में नहीं। हमारा जवाब देश ले किस लीजिए, स्थिति में पाकिस्तान का उसका जवाब ले बोलेंगे रही हूँ तो ना। बात नहीं आने देंगी। पाकिस्तान का जवाब ले भुखमरी में हमारा देश लीजिए, किस जवाब स्थिति दीजिए में उसका विवेक बात जी, नहीं है। आप ही के आपको पास लौट हिंदू रही हूँ। मुसलमान सूट कर धैर्यपूर्वक रहा है। जवाब सुन लीजिए अनन्या सर। जी, आपको हमारे भी मित्र भाजपा के थोड़ा हिंदू मुसलमान अपडेट, सूट कर रहा है। समाजवादी पार्टी जवाब के ले मित्र लीजिए, फिर हमारे जवाब अपडेट दीजिएगा। नहीं है। किसी साबुद्दीन साहब का नाम ले रहे थे, हमारी पार्टी से सांसद मंत्री बता रहे हैं। मुझे स्वयं नहीं जानकारी किसका नाम बता रहे, कौन साबुद्दीन भाजपा से सांसद मंत्री हैं बिहार से। तो पहली बात तो ये कि इस तरह की भ्रामक बातें ना किया जाएं। दूसरा, इन्होंने जिस इंडेक्स को लेकर के बता दिया कि भारत भुखमरी में बांग्लादेश पाकिस्तान से नीचे है, वो इंडेक्स कौन सी एजेंसी बनाती, कौन जारी करता, उसकी सत्यता क्या है, उसकी स्वीकार्यता क्या है, उसके आंकड़े की स्वीकार्यता क्या है, जरा वो भी नाम बता देते। एक जगह जहां आटा के लिए लोग लड़ रहे ये हैं, शहनवाज हुसैन और देख लीजिए, अभी आपने साबुद्दीन कहा था, नाम आवाज को पकड़ रहे हैं। अभी क्या आप बोल रहे हैं शहनवाज हुसैन? देखिए, अभी आपने 2010 साबुद्दीन में कहा था, थोड़ा सा वक्फ की अपडेट। वो जमीन मांग रहे नहीं, देखिए, अरे शहनवाज हुसैन चाहिए, अभी आपने साबुद्दीन साहब का नाम लिया था, मैंने इसीलिए आपको टोका। शहनवाज हुसैन ठीक है। सुन लो, अभी शाहनवाज हुसैन को तो जानते ही हो, सुनो। नहीं, आप भी जान लीजिए। ये शाहनवाज हुसैन बोल रहे हैं 2010 में। नेशनल चैनल की डिबेट है, इस भारती की, सुनिए। आप मुझे ना बुझाया इनको करिए। सुनिए, वक्त की जमीन मांग रहे हैं ये। सुन लीजिए, पहले हमारी बात सरकार सुन कब्जा लीजिए। किए बैठी है। सुन तो लीजिए, जब नेशनल चैनल की डिबेट में रहा करें तो थोड़ा अपडेट रहा करें। अब अगर शाहनवाज हुसैन को साहबुद्दीन बताएंगे तो फिर बात कैसे हो पाएगी? एक चीज, दूसरी चीज, ठीक है आपने ना, चलिए आपने नाम गलत बोल दिया, उसके लिए हमने क्षमा मांगी चलिए, दर्शकों से। अब दूसरी अब बात, शाहनवाज हुसैन साहब को बोल लीजिए, शाहनवाज हुसैन को बोल लीजिए। आपने पता नहीं किस इंडेक्स के आधार पर इधर उधर के इंडेक्स के आधार बता दिया। विवेक जी, सीधे बस इस बात का जवाब दीजिए, जी। भारत कैसे पाकिस्तान से निचले स्तर पर है भुखमरी के मामले में? इसका जवाब दे, उसके बाद से यश भारती जी को मुझे भरपूर समय देना है, वक्त पे देखिए उनसे देखिए जवाब देखिए लेना है। अनन्या जी, भुखमरी के कगार पे विपक्ष आ गया बेरोजगारी के चलते। जनता ने इन्हें बेरोजगार कर दिया, भूखों मर रहे हैं सत्ता की भूख से। इनकी सत्ता की भूख पूरी नहीं हो पा रही है। 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार खाद्यान्न मुहैया करा रही है। कोई भी व्यक्ति हमारे शासन काल में भूखा नहीं सो रहा है। एक भी परिवार, अगर चुनौती देता हूं, पूरे समाजवादी पार्टी मिलकर पकड़ के ले आवे, बता दे कि परिवार भूखा सोता है। जो भारत का नागरिक है उसको राशन मिल रहा है, चाहे देश में कहीं का राशन उसके कार्ड उसके पास हो, उसको राशन देने का काम हमारी सरकारें कर रही है। और ऐसे में ये कहना
कि भुखमरी के कगार पे भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से नीचे है, ये स्वयं अपने आप में हंसी के पात्र बन रहे हैं। इनके ऊपर मैं क्या टिप्पणी ठीक है, करूं? ठीक है यश भारती जी, आपको जवाब मिल गया, अब इसका जवाब दे दीजिए और वक्फ पे बताइए कि समाजवादी पार्टी किस तरह से वक्फ को देख रही है। दुख तब होता है कि जब आदमी कुपोषण और भुखमरी को एक कर देता है। आप इनसे ही बुलवा लीजिए। नहीं आप बोलिए, लेकिन तार्किक बात करिए। यहाँ पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, सुनील त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार बैठे हैं, नेशनल चैनल की डिबेट पे आप बैठे हैं। आपको पता है दोनों ही चीजों में कुपोषण और देखिए, कुपोषण और भुखमरी दोनों अलग अलग विषय है। आप दोनों को अगर एक करके बात करेंगे तो आपकी बुद्धि में सिवाय तरस खाने को कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हुई भारती जी। ठीक है, मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं, सुनील त्रिपाठी जी। ठीक है यश भारती जी, मैं आपसे बाद में जवाब लूंगी, क्योंकि जिस तरह से आप जवाब मत दीजिए। मैं डिबेट में शामिल नहीं हो पाऊंगा, ना मुझे आप समय दे रही हो, ना मेरे समय में मुझे बोलने दे रही है। यश भारती जी जवाब देना है ना आपको, आप अपनी पार्टी का पॉइंट रखिए ना सर, आप पॉइंट रखिए, आपको समय दिया जा रहा है सर। भाजपा के प्रवक्ता से बुलवाती हैं, अरे सर समय नहीं देना किस चाहती तरह की बात कर रहे हैं, किस तरह की बात कर रहे हैं सर इस डिबेट में बैठ के? पहले ना ये जब डिबेट समाप्त हो जाए, आप नाराज नहीं होइए सर, अपनी बातों को रखिए। समाजवादी पार्टी की बातों को रखवाने के लिए हमने आपको यहाँ पर बैठाया है सर। अगर आपका जवाब नहीं लेना होता, यश भारती जी सबसे पहली बात सुनिए, यश भारती जी अब बात सुनिए, अगर समाजवादी पार्टी या फिर आपका जवाब मुझे नहीं लेना होता तो आपको इस डिबेट में शामिल ही नहीं किया जाता। सबसे पहली बात तो ये समझिए, और मुझे जहां पर लगेगा कि आपसे मुझे आधे घंटे का सवाल जवाब देना है तो लूंगी। तो सर दीजिए ना, इन्होंने बोला ना कुपोषण का शिकार अंतर होता है और भूखमरी में अंतर होता है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? समय पे बोला ये बात, तो आप जवाब दीजिए। समय रोक करके बोला और आप इन्हें चुप नहीं करा पाई। क्यों चुप कराऊं सर? जवाब मुझे इनसे लेना तो मैं लूंगी ना सर। ये चुप नहीं है, तू तो मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं करेंगे सर? आपके अगर गलत आरोप लग रहा है तो आप बोलिए ना, बोलने से डर क्यों रहे हैं सर? सबसे बड़ी बात कोई ना बोलेंगे, मैं अनुशासन चाहता हूँ। कैसा अनुशासन सर? आप जब गलत बोलेंगे और जब मैं इनसे जवाब मांगूंगी तो जवाब तो दे रहे हैं, बदतमीजी में तो इन्होंने बात नहीं किया है सर आपसे। आप पहले कुपोषण और भुखमरी का अंतर बताइए, फिर वक्फ पे आइए, जवाब दीजिए। आपके बगल में आपकी पार्टी बैठी हो बीजेपी, जिससे टक्कर का मुकाबला रहता है समाजवादी पार्टी का यूपी में, जवाब दीजिए इनको गलत ठहराइए ना सर कि किस तरह से आप सही हैं। यही नंबर 1 रहे सर, नंबर 1 की बात नहीं है, नंबर 1 की बात नहीं हुई है, टक्कर की बात हुई है सर, नंबर 1 की बात हुई, टक्कर की बात हुई है। और दोनों के आंकड़े बता रहा हूं मैं। यश भारती जी आंकड़े नहीं लेना चाहती, यश भारती जी बचाओ में आकर के मेरी बात यश भारती जी सबसे पहली बात अनर्गल बातें नहीं किया करिए। बचाव क्या होता है? मेरे समय के बीच में आपने उन्हें बोलने दिया। अनर्गल बातें नहीं, अनर्गल बातें बिल्कुल मत करिए। अगर आपको जवाब आपसे ले रही मुझे हूं, मत बुलाया कीजिए। जवाब देना है दीजिए। अनर्गल लगता है मुझे मत बुलाया कीजिए। आपको अगर जवाब नहीं देना, आप सक्षम नहीं है जवाब देने में तो कोई बात नहीं है कि मैं अपनी बात रख रहा हूं। आप अगर जवाब देने में सक्षम नहीं है तो गलती आपकी है ना सर। बदतमीजी आपकी तरफ से हो रही है सर, आप चिल्लाए जा रहे हैं लगातार। जवाब दे दीजिए भारती जी। अगर आप जवाब देने में सक्षम नहीं है तो नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। यश भारती जी अपनी बातों से पीछे लगातार हट रहे हैं क्योंकि समाजवादी पार्टी के उन्हें पॉइंट्स रखने नहीं है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील जी जुड़े हुए, सुनील जी से जवाब लूंगी। सबसे पहले तो सर आपसे यही जवाब लूंगी, जिस तरह से दंगा फसाद वक्फ को लेकर हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक का विपक्ष ने दरवाजा खटखटा दिया है, ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि देश की स्थिति किस ओर जा रही है? देखिए अनन्या जी, वक्फ बिल बोर्ड को लेकर के भी ममता बनर्जी का बयान आया है कि मैं बंगाल में इसे लागू नहीं होने दूंगी। मैं बड़ा निवेदन साथ कहना चाह रहा हूं ममता जी से कि एक तरफ विपक्ष संविधान को लेकर घूमता है इस देश में कि संविधान खतरे में है। हम संविधान के अनुयायी हैं। संसद संविधान की देश की आत्मा है, संशोधन भी होता है संविधान में। और अगर संसद में कोई बिल पास हुआ है तो आप कैसे नहीं कहेंगे, हम क्यों कह रही हैं कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे? क्यों लागू नहीं होने देंगे आप? या तो संविधान कहते देश संविधान नहीं है, केवल एक राजतंत्र है, बंगाल में जो मैं कहूंगा वही करेगा। तो और दूसरी बात जो है, जैसे आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, अच्छी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है और लगभग सारे धर्म के लोगों को विश्वास है कि न्यायालय जो भी निर्णय आएगा वो निष्पक्ष होगा। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि जब पक्ष में आता है तो गुड, और वही सुप्रीम कोर्ट अगर जरा से विपक्ष में निर्णय करता है तो उस पर भी सवाल उठाना शुरू होता है। तो आप न संविधान को मानेंगे न सुप्रीम कोर्ट को मानेंगे, तो क्या राजतंत्र लाना चाह रहे हैं इस लोकतंत्र में? और जो वक्फ बिल बोर्ड की बात आ रही है, देखिए कुछ ऐसे राजनीतिक लोग हैं जो देश के गरीब तबके
छोटे छोटे बच्चे मुसलमानों के उनको गुमराह करके कि आपकी मस्जिदें जा रही हैं, आपकी जमीन जा रही है, आपके कब्रिस्तान जा रहे हैं, दंगा कराना चाह रहे हैं। उनका मकसद है कि जो भूमाफिया कब्जा किए बैठे हैं हम सेफ रहें, पब्लिक मरे। आज बांग्लादेश का हाल आप देख रही हैं, चाहे अल्पसंख्यक चाहे बहुसंख्यक, उनके साथ क्या हो रहा है। तो इनकी एक साजिश है भारत को जलाने की, और उसमें दो पक्ष हिंदू और मुसलमान दिखाई पड़ते हैं कि एक पक्ष को बरगला दीजिए, देश में आग लगा दीजिए और हमारे परिवार, सांसद, विधायक दिन पर दिन बढ़ते रहें। ये राजनेताओं की एक इच्छा हो गई। मैं भी एक चैनल बैठा था, एक इस्लामिक स्कॉलर थे, मैं उनको सलाम करता हूँ, आप चैनल बैठ के, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हम लोग हिंसावादी नहीं होना चाहिए, अगर भाईचारा कायम रखना है तो अगर कोई मुस्लिम बच्चे ईंटा पत्थर फेंक रहे हैं तो उनको बुला समझाइए कि तुम्हारे मजहब में ऐसा नहीं है, और अगर कोई हिंदू ऐसा काम कर रहा है कि डीजे बजा रहा है मस्जिद सामने, तो उसको ईंटा पत्थर मत मारिए, गला मत काटिए, उससे कहिए कि ये आपके धर्म में नहीं है। भगवान राम के आप अनुयायी हो तो भगवान राम हिंसावादी नहीं थे, उन्होंने हिंसा का कभी सहारा नहीं लिया, लेकिन गलत के पक्ष में कभी नहीं खड़े हुए। तो अगर ऐसे हमारे मुस्लिम समाज के लोग निकल के आएंगे अनन्या जी, तो ये भाईचारा कायम रहेगा। लेकिन समस्या यहाँ ये है कि भाईचारा कायम क्यों है? अभी तक हाय तौबा बिल मची रही, और इस जिस तरह से विपक्ष सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है कि सबके पास वक्फ की जमीनें हैं, चाहे खड़गे जी का भी नाम आया, ओवैसी जी का भी नाम आया, तो मैं बड़ा निवेदन साथ कह रहा था देशवासियों को, आप स्पष्ट कर दीजिए कि हमारे पास कुछ नहीं है, और अगर विपक्ष कह रहा है तो मानहानि का मुकदमा डाल दीजिए। इस संविधान में बहुत चीजें ऐसी हैं कि बिना कानून के आप बोल नहीं सकते हैं, किसी को ऊपर बुला सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। खाली बोर्ड के बिल को ला करके जनता को गुमराह किया जा रहा है, विशेषकर जो गरीब मुसलमान हैं उनको सबसे ज्यादा गुमराह किया जा रहा है कि आपको ये सब छिन जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपने भी देखा संसद में गृह मंत्री जी ने भी कहा कि ना आपकी मस्जिद जाएगी, ना आपका दरगाह जाएगा, ना आपकी संपत्ति जाएगी। लेकिन प्रश्न ये है कि अगर हम भूमाफिया हैं, धर्म के आड़ में, वक्फ के आड़ में, मंदिरों के आड़ में अगर जमीन कब्जा किए बैठे हैं तो उस जमीन को उनसे छुड़ाना सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। और योगी आदित्यनाथ ने इस बात के लिए पहल भी कर दी है और उन्होंने संकल्प भी लिया है कि भूमाफिया ये अब नहीं बचेगा। आप देश की भू संपत्ति को कब्जा किए बैठे हैं, देश का नुकसान हो रहा है, वो जनहित कार्यों में लगाई जा रही है। कई बार मैंने देखा भी कि जो जमीनें खाली कराई गई हैं उनमें गरीबों के लिए आवास बन रहे हैं। जी ठीक है, तो आपने तो ये साफ तौर पर कह दिया कि किस तरह से ये मैं और लेना चाह रहा हूँ, बातों को भटकाया जा रहा है, झूठ झूठ बातों जो भुखमरी बात चल रही है। जी, हो सकता है भारती जी हमसे उम्र बहुत छोटे, हमारे साथ कई चैनलों बैठते भी हैं जी। भुखमरी हमने देखी है, बहुत तो नहीं देखी लेकिन देखी है हमने जी, कि एक टाइम लोग खाना खाते थे और एक टाइम भूखे रहते थे जी। वो दौर भी मैंने देखा है। और जो सुंदरम जी कह रहे थे, मैं बड़ा निवेदन साथ इनसे कहना चाह रहा हूँ कि 5,000 रुपए की सिंचाई लगान किसान नहीं दे पाते थे, उनके जानवरों को, उनके अभिभावकों को उठा के 15 दिन एसडीएम की जेल में डाल दिया था। अनन्या जी, ईश्वर साक्षी, इस मुद्दे को हमने गंभीरता से लिया, अखबार से लेकर के, उसमें चैनल नहीं थे, अखबार से लेकर चिट्ठियों तक मैंने भारत सरकार को लिखा कि ये बहुत बड़ा अन्याय है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की सरकार आई, किसानों को इस बंधन से मुक्त किया गया। आज वो है नहीं, लेकिन मैं चर्चा करता हूं कि उनकी सरकार में 5,000 लगान सिंचाई के लिए जो किसान बंद किए आते थे, उनकी सिंचाई भी माफ की गई, उनका लगान भी माफ किया गया। ठीक है। और भुखमरी बात आप करें, खाद्यान्न घोटाला, आज भी सीबीआई ढूंढ रही खाद्यान्न घोटाले लोगों को। आज कम से कम बायोमेट्रिक सिस्टम लागू है। यश भारती जी तो भाग गए। सुनील जी, आपसे तो ये कहना चाहूंगी, वो तो जवाब दे नहीं पाए समाजवादी पार्टी का, वो तो भाग गए और पॉइंट्स पे आए नहीं, भटक गए, जवाब देने में अपने आप को सक्षम नहीं माने। बहरहाल हमारे साथ सुंदरम जी जुड़े हुए, सुंदरम जी सब में जवाब ले लेती हूँ। जिस तरह से सुंदरम जी ने तो तमाम चीजों को रखा है कि कौन क्या बनता है वक्त में, कौन किस तरह से अपने कार्य को करता है। ऐसे में सुंदरम जी, सबसे पहला सवाल तो आपसे मैं यही करूंगी कि जिस तरह से सुनील जी ने अपनी बातों को रखा है कि सिर्फ और सिर्फ मुद्दों से भटकाया जा रहा है और लोगों को गलत गलत बातें और अफवाह फैलाई जा रही है कि सबसे ज्यादा गरीब मुसलमानों को इस वक्फ बिल में जो संशोधन किया गया है उससे होगा, ऐसे में आप इस बात को किस नजर से देख रहे हैं? क्या वाकई में इस तरह की चीजें हो रही हैं? सुंदरम जी, आपका आवाज नहीं आ रहा है, आप म्यूट पे हैं। सुंदरम जी, क्या मेरी आवाज जा रही है आप तक? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। एक सेकंड, अब आ रही है क्या हमारी आवाज?
सुंदरम जी, आ रही है आपकी आवाज, आप अपनी बातों को रखिए। देखिए, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ये भी आरोप आ रहे हैं जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास वक्त की संपत्ति है, तो ठीक है, आप एक क्लेम कर दीजिए और वो भी क्लियर हो जाएगा। इससे पहले आप हमारे तमाम नेताओं पे ये भी क्लेम लगाए थे, जो सभी लोग घुसखोरी में है, विभिन्न प्रकार के केसों में है, लेकिन हम अदालत ने हमें सभी को बरी कर दिया। और उसके बाद जो आज भाजपा के साथ चले गए, उन पर तो केस ही बंद हो गया, तो उसके तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि भाजपा वॉशिंग मशीन भी है। जो साथ उनके साथ जो आता है, उनका दाग और चरित्र सब धुल जाता है, सब अच्छे हो जाते हैं। देखिए, और दूसरी बात, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, जो वक्फ बिल के चलते विपक्ष लोगों को और मुसलमानों को ये भटका रहे हैं कि आपके लिए जो ये नहीं है, गरीब किसानों को, गरीब मुसलमानों को ये हम लोग भड़का रहे हैं। तो सबसे बड़ा बात ये है कि भाजपा ऐसा मतलब बिल लाती है, जैसे किसान का बिल लाती है, वो पकड़ कर कह रहे हैं कि किसान को है आमदनी हम दोगुनी कर देंगे, लेकिन किसान उसका विरोध कर रहा है। ये कर रहे हैं गरीब मुसलमानों की पकड़ के तुमको अमीर बना देंगे, वो इनका विरोध कर रहा है। मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये जिस व्यक्ति के लिए ला रहे हैं वही इनका विरोध क्यों कर रहा है। ये कह रहे हैं कि हर जगह कहते हैं कि हम विद्यार्थियों के लिए अग्निवीर की योजना ला रहे हैं, बहुत बढ़िया योजना है। छात्र आंदोलन कर रहे थे, जहाँ ये कह रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं और बेरोजगारी के लिए छात्र लगातार यात्रा कर रहे हैं। बिहार में आप देख लीजिए, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा चल रहा है। तो इस तरीके की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा ला रही है और उनका विरोध वही व्यक्ति करते हैं, हमको ये समझ नहीं आ रहा है। अब वरिष्ठ पत्रकार है, इनकी ये हमसे काफी ज्यादा उम्र दराज होंगे और इनका अनुभव होगा, और इनके अनुभव से हमें भी कुछ सीखने का मौका मिलता है। लेकिन इस जगह पे हम इन्हें भी गलत कहेंगे कि आप इस तरीके से भी भाजपा को मत बचाव किया कीजिए। आप ही बताइए ना कि जिस तरीके से वक्फ बोर्ड में जो केंद्रीय मंत्री ये बातों को लेकर बहुत ज्यादा फैलाते हैं कि जिस संपत्ति पे वक्फ बोर्ड अपनी हाथे रख देगी वो संपत्ति उसकी हो जाएगी। क्या ऐसा था? इससे पहले उसमें संशोधन, इसमें आप कोर्ट नहीं जा सकते थे? बिल्कुल जा सकते थे। इस बातों को भी आप रखिए कि 2000, उसके बाद आप रखिए कि 2013 और 1995 में जब वक्फ बोर्ड संशोधन हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका समर्थन किया था। तो ये विभिन्न तरीके, आप इस बातों को मिलाइए, ठीक है, आपका भी कहना है और जो आपको लगता है वो आप अपनी मर्जी से कहें। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष पर ये क्लेम लगा रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के पास भी संपत्ति है, तो हमारा एक ही आग्रह होगा, जो आप भी या भारतीय जनता पार्टी के लोग उन पे एक क्लेम करें, कोर्ट में पेशी करवा दे, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि न्यायालय पे हमें पूर्णतः भरोसा है और विश्वास है, और हम संविधान और सबसे बड़ी बात, जो हम इस देश के सबसे बड़े मंदिर, मैं न्यायालय को मानता हूं और न्यायालय में मेरी पूरी आस्था और विश्वास है। ठीक है, और न्यायालय में वही फैसला अगर जा रहा है सर, न्यायालय ही आखिरी फैसला वक्फ बिल को लेकर करेगा, वक्फ बोर्ड को लेकर करेगा, तो ऐसे में क्या दिक्कत हो रहा है? सवाल यहाँ पे ये भी तो बन रहा है। बिल्कुल दिक्कत नहीं है। जब भरोसा है तो फिर अगर ये बिल पास हो गया ऐसे, तो फिर जो भी निर्णय होगा आखिरी उसी का होगा। ऐसे में क्या उससे छिन जा रहा है? तो हम जा ही रहे हैं ना, सुप्रीम कोर्ट हम जा ही रहे हैं। देखिए, मेरा कहना और मेरी पार्टी का सीधा पूरा क्लियर है कि हमें ये दिक्कत लग रही है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को डालें। दूसरी तरफ अगर विभिन्न प्रदेशों में दंगाएं हो रही है तो इसका हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। कहीं भी इस देश में हिंसा होगा, हम उसका समर्थन नहीं करेंगे। ठीक है, जवाब दे दीजिए विवेक श्रीवास्तव जी। सिर्फ और सिर्फ ये जो चीजें हो रही हैं, युवा बेरोजगारी के कारण घूम रहे हैं, तमाम योजनाएं आती हैं और सब धरातल पर कोई नहीं निकलता है, सिर्फ और सिर्फ दंगे फसाद कराने का काम भारतीय जनता पार्टी जानती है। लेकिन अन्या जी, इन्होंने कहा कि खड़गे साहब ने अगर वक्फ की जमीन कब्जा की है तो उस पर भारत सरकार क्लेम करे। कर्नाटक में सरकार आपकी है, आप ही के अनुसार वक्फ का निर्माण प्रदेश सरकार करती है, कर्नाटक सरकार की जिम्मेदारी है। भारत की संसद से बड़ा मंच और क्या होगा? अनुराग ठाकुर ने भरे सदन में कहा है कि वक्फ पे की संपत्ति खड़गे साहब कब्जा करके बैठे हैं, इनका नाम है उसमें। पूरे कांग्रेस की हैसियत हो तो उनके साथ उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ला दे संसद में। क्यों नहीं लाती कांग्रेस? क्या अब ये सदन की प्रोविजन हम खड़गे साहब को बताने की आवश्यकता है या कांग्रेस को बताने की आवश्यकता है? सफाई आप दीजिए। भरे सदन में आपके आरोप लगा है, भारत की संसद में लगा है, और उससे बड़ा मंच भारत में कोई हो नहीं सकता जिस पे आपके ऊपर आरोप लगाया गया है।
दूसरी चीज, आप कहते हैं कि अग्निवीर योजना लाई, विरोध हुआ। अग्निवीर योजना में लगातार नौजवान भर्ती हो रहे हैं, देश सेवा में अपना समय दे रहे हैं और देश के काम आ रहे हैं। आपने किसान बिल की बात की, किसान बिल में जिन लोगों ने बरगलाया, जिन लोगों ने उनको बायस्ड किया, आज देख लीजिए पंजाब में क्या हो रहा किस्सा, वही लोग एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो जहां भी इस तरह की गतिविधियां हो रही हैं, वो बहुत दिन तक चीजें छिप नहीं पाती है सुंदर जी, वो निकल कर के सामने आ जाती है। और रही बात संसद द्वारा बनाए कानून को मानने की, सुनील जी कह रहे थे, अमित शाह जी ने भरे सदन में इसका जवाब दिया कि भारत की संसद से बना कानून है, ये कोई ऐसी नहीं कि आप कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, मानना पड़ेगा। उनकी एक और लाइन में पूरी कर देता हूं, ये कानून भारत की संसद ने बनाया है, ये आप नहीं, आपके बाप को मानना पड़ेगा और मानना पड़ेगा जी। देखिए, तो इस पे हम जवाब दे ही दें आपको कि एक गृह मंत्री है और ये बाप बेटे की बातें करना उनके ओहदा के बराबर नहीं है, और ये हमारे देश का दुर्भाग्य इस बात नहीं तो भारत की संसद में का अपमान में नहीं नाकाबिले बर्दाश्त है। देखिए, और दूसरी बात आपको बता दें कि न्यायालय पे हमें भरोसा है, पूर्णतः भरोसा है, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। और रही बात बाप को मानना या बेटा का मानना या किसी को भी मानना, देखिए नहीं, शब्द की बातें अगर हो रही है तो ये बाप बेटा का अगर बात नहीं करते गृह मंत्री जी तो कहीं ठीक रहता। और दूसरी बात, मानना या ना मानना वो अलग की बात है, लेकिन हमें न्यायालय पर भरोसा है, संविधान पे भरोसा है, और कुछ भी हो जाए हम संविधान के विरुद्ध या संविधान के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं, और संविधान में हमारी आस्था है और संविधान पे ही हम रहेंगे। ठीक है, सुनील जी से जवाब लूंगी। सुनील जी, आपसे जवाब मैं सीधे तौर पे यही लेना चाहती हूँ कि जब भी कोई संसद में कानून बनता है, पेश होता है, अगर उसे पास किया जाता है, तो आजकल यूं मानिए कि एक ट्रेंड चल गया है पक्ष और विपक्ष में कि इसको लेकर जमकर बवाल करना है। इसके पीछे का तात्पर्य क्या है, किस तरफ भारत जा रहा है? देखिए अनन्या जी, मैं अभी भी कह चुका हूँ, फिर कह रहा हूँ कि विपक्ष के पास जनता के हित के मुद्दे नहीं हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार खाली टीवी पे, चैनलों पे या ट्विटर, फेसबुक पे सरकार को घेरने के लिए कोई ऐसे मुद्दे नहीं है संसद से लेके विधानसभा तक जहां विपक्ष घेर रहा हो। विपक्ष जिस पिच पर चल रहा है, दिन पर दिन सिमटता ही जा रहा है और सिमट जाएगा, क्योंकि जनता बब बिल बोर्ड साथ नहीं, उसकी समस्याएं इतनी ज्यादा हैं, उन समस्याओं के साथ कोई खड़ा दिखाई नहीं पड़ रहा है। और मैं फिर कहना चाह रहा हूँ, जो छोटे छोटे गरीब टाइप मुस्लिम भाई हैं, उनको इस पे गुमराह किया जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि इस भारत में किसी की औकात नहीं है कि किसी मस्जिद छीन ले, किसी मदरसा छीन ले, किसी घर छीन ले। न्यायालय जिंदा है, न्यायालय ने हमेशा न्यायोचित कदम उठाया है और न्यायोचित कदम उठाएगा, लेकिन ये गुमराह करने का एक तरीका है कि आपकी मस्जिद चली जाएंगी, आप घर चला जाएगा, और जो हमारे पढ़े लिखे कम बच्चे होते चाहे जिस समुदाय के हों, उनको उनका माइंड वॉश किया जाता है कि अरे क्या होगा, कोई कह रहा खुदा को वहां क्या मुंह दिखाओगे, अरे खुदा को वहां, भगवान को मुंह दिखाना तो अपने कर्म झाको, जरा शाम को सो पूछो कि हमने इस शरीर से क्या काम अच्छा किया, क्या बुरा किया है। अंतरात्मा चाहे हिंदू की हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख की हो, सारी अंतरात्माएं गवाही देती हैं कि हमने दिन भर में क्या किया है। अब कोई कह रहा है कि अब आप जमीन छीन जाएगी तो खुदा को क्या मुंह दिखाओगे। अरे किस मजहब में लिखा है हिंसा? मैं बहुत बड़ा ज्ञाता तो नहीं हूं, लेकिन एक जर्नलिस्ट के नाते मैं सब पढ़ता रहता हूं। किसी मजहब में खून को प्रोत्साहन नहीं दिया गया कि आप गला काटिए और जाइए हिंसा कीजिए, लेकिन यहाँ ओवैसी जैसे लोग बैठे हैं जिनको चिंता है कि हमारी संपत्ति जाएगी, हमारी राजनीति खतरे में है, वो ऐसे मुसलमान भाइयों को गुमराह करके ऐसे कदम उठाने में मजबूर कर रहे हैं। मैं बड़ा निवेदन साथ करना चाह रहा हूँ दोनों समुदाय से, जब मामला न्यायालय में है तो जो आप घटनाएं दिखा रहे हैं आगजनी की, ये भारत के दुर्भाग्य की सीढ़ी है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, सुंदरम जी से जवाब लोगी। सुंदरम जी, सवाल यहाँ पर यह उठ रहा है कि अगर सारे कानून व्यवस्था एक समान हो, एक बराबर हो, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जो पहले ट्रिब्यूनल में आखिरी फैसला माना जाता था, अब वो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला माना जाएगा, और सभी के लिए एक समान कानून व्यवस्था अगर बनाई जा रही है तो इसमें दिक्कत क्या है? सबसे पहले तो ये। दूसरा बात यहां पर ये उठ रहा है कि अगर जिसके पास प्रमाण है उस जमीन को लेकर कि ये वक्फ को सच में किसी ने दान किया है अपनी इच्छा से, तो उस जमीन को नहीं गवर्नमेंट जा रही है वापस लेने, लेकिन जानबूझकर बेवजह उसको वक्फ का बताकर और उस पर हड़प लिया गया, उसे जब्त कर लिया गया, उस पर एक्शन लिया जाएगा ना सर? जवाब देखिए, सबसे पहले बात ये है कि अगर मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब दे देता हूं जी।
सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी संपत्ति पे वक्फ जो कब्जा कर लेती है या उस पे अपना दावा देती है, तो उसमें वहां के जिला प्रशासन और वहां के जो वर्तमान सीईओ जो उसके प्रखंड के होते हैं, वो इन सभी की उस पे निगरानी होती है, उस पे सर्वेक्षण किया जाता है, उसके बाद ये होती है। और दूसरी बात, जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार ये कह रहे थे, और कुछ भी नहीं कोई कर सकता है, तो बस यही मुद्दा हम उनसे सुनना चाहते थे कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश के एक ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति ये कहता था कि अगर आप कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो आपकी मंगलसूत्र छीन जाएंगे, आपके भैंस खोल लिए जाएंगे। तो क्या ये सही था? ये नहीं था सही ना, कोई भी लोग नहीं छीन सकता है। तो जो भाजपा के लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं तो वो सही हो जाता है, लेकिन अगर विपक्ष जो जरूरत के मुद्दे हैं उस पर बात करे तो वो गलत है। और वरिष्ठ पत्रकार जी दूसरा सवाल कर रहे थे कि कहीं भी हमारे प्रदेश में सरकार को नहीं घेरा जाता है। कैसे नहीं घेरा जा रहा है? पिछले ही दिन 10 या 15 दिन पहले आपको दिल्ली में हड़ताल किया गया था यूथ कांग्रेस के द्वारा। आपको परसों की बात बता दें, 11 तारीख को बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आवास का घेराव होगा। तो विभिन्न जगहों पे विभिन्न तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं और जनताओं को मुद्दा को लेकर आ रहे हैं। और तो जो वरिष्ठ लोग पत्रकार जी ये जो बात खुशी कह रहे मना हैं, रहे ये हैं गलत है। सुंदरम जी, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जो मुस्लिम समुदाय के कौन कई लोग ऐसे खुशी लोग मना हैं रहे जो खुशी मना रहे हैं, जब ये बिल पास हुआ तब हर्षोल्लास के साथ खुशी मना रहे हैं, हाथों में फूल लेकर उछाल रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या आप कहेंगे सर? वो भी तो मुस्लिम है ना। देखिए सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले हम भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछे थे, जो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो उन्होंने कहा था राज्य सरकार, और बिल्कुल नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो कोई भी राज्य सरकार जो पिछले 11 साल से सरकार में है केंद्र में, तो वहां की जो राज्य सरकारें हैं वो नियुक्ति किसको करेगा? अपने व्यक्ति को, और वो दिखाएगा किसको? अपने व्यक्ति को। तो भाजपा पहले से मिली हुई है उनके साथ, और भाजपा अपने लोगों को सेट कर रही है हर जगह। तो ये आपको बहुत जल्द ये भी आंकड़ा देखने को मिल जाएगा और जरूर मिलेगा। ठीक है, एक एक लाइन में दोनों लोग से जवाब ले लेते हो। विवेक जी एक लाइन में जवाब दीजिएगा, फिर सुनील जी आप भी एक लाइन में, क्योंकि लौटने का वक्त हो गया, समय का बहुत ही अभाव है। ठीक है, विवेक जी जवाब दीजिए। देखिए बार बार सुंदरम जी पूछ रहे हैं कि नियुक्ति कौन करता है। मैंने बताया कि राज्य सरकार करती है, लेकिन उन्हीं लोगों में से करती है जो ऑलरेडी उस वक्त के मेंबर होते हैं, उन्हीं में से चयन होता है। कोई ऐसा नहीं होता कि बाहरी आदमी ला करके आप वहाँ वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दें। तो चूंकि पहले से लोग बने हुए उसी में से चयन करना होता है, एक चीज़। दूसरी चीज़, बार बार हमारे मित्र कह रहे हैं कि जो इसके पहले ये पावर थी, अगर पावर होती तो लोग ट्रिब्यूनल के चक्कर क्यों लगा रहे होते। और रही बात आज की, आज अगर सरकार ने उस पर अमेंडमेंट किया है और वक्फ संपत्तियों की देख रेख के लिए एक अच्छा बोर्ड बन रहा है, उसमें सब लोग शामिल रहेंगे, उसकी संपत्तियों का लाभ मिलेगा गरीब मुसलमानों को। आप देखिए वक्फ बोर्ड है या जितने भी इनके ऑर्गेनाइजेशन, उसमें पसमानदा मुसलमान जो गरीब मुसलमान उसकी कोई स्वीकारता है? कहीं उसका कोई नाम लेने वाला है? तो ये सारी चीजें गरीब मुसलमानों के लिए सरकार ला रही है। ठीक है, और जिनकी पेट में दर्द है वो लोग कब्जेदार हैं। ठीक है, ठीक है। सुनील जी आप जवाब दे दीजिए एक लाइन में जल्दी से। देखिए अनन्या जी, कि हमारे मुस्लिम भाई दो वर्ग में बट गए हैं, एक पक्ष में है, एक विपक्ष में है। बिल्कुल। जो विपक्ष में है जरा उनकी हैसियत का आकलन कीजिए कि वो कितने रईस टाइप के हैं, और जो इस पक्ष में खड़े हैं वो कितने गरीब टाइप के हैं। ये गरीब अमीर की दूरी वक्फ बोर्ड के माध्यम से दूर होगी, क्योंकि जो अब भूमाफिया कब्जा किए बैठे हैं उनसे जमीन जाएगी, और मुझे विश्वास है कि सरकार इस जमीन का उपयोग या इस संपत्ति का उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए करेगी। और इसके अलावा नन्या जी आपने भी देखा होगा कि इस बार IAS IPS पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों में 55 मुस्लिम बच्चे बहन बीट की है परीक्षा। तो अगर भाजपा नई मुसलमानों के साथ खड़ी है तो ये बहन बेटियां हमारी IAS IPS प्रशासनिक अधिकारी कैसे बन रही हैं? ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बातों को रखा कि किस तरह से वक्फ बोर्ड को लेकर वक्फ बिल में जिस तरह से संशोधन किया गया है वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से बेहद ही सही है। सभी के लिए समान कानून बनाया है, ऐसे में गरीब मुस्लिमों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होने वाला, क्योंकि गरीब मुस्लिमों को उनका हक नहीं मिलता था। क्योंकि वक्फ बोर्ड का मतलब यही होता था कि किसी धार्मिक स्थल का स्थापना किया जाए या फिर जो गरीब है उनके लिए उससे मदद की जाए। ऐसे में कई ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे वक्फ बोर्ड को लेकर। विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा था कि
ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, मुसलमानों के धार्मिक चीजों से छेड़छाड़ की जा रही है और उनके साथ हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी भेदभाव कर रही है। इसके साथ ही अब याचिका जो है सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए वहां पर भी विपक्ष पहुंच गई है। समाजवादी पार्टी जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए थे, उन्होंने जवाब देने से अपने आप को पीछे कर लिया और इस डिबेट से भी चले गए। तो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी किस नजर से वक्फ बोर्ड को देख रही है। हालांकि उनके प्रवक्ता ने जवाब दिया नहीं और भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार ने अपनी अपनी पॉइंट को रखा। तो इस बात से साफ तौर पर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि इस कानून को लेकर इस वक्त भारत में हलचल मची हुई है और ना जाने हलचल कितने दिनों तक मची रहने वाली है। इस प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।